मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कल की क्लास में हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात की थी और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यूपीएससी और पीएससी एग्ज़ाम के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और सभी विद्यार्थियों को आज का वीडियो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं संवैधानिक विकास से, तो आज मैं पॉइंट टू पॉइंट लेके आया हूँ। आप लोग प्लीज़ नोट डाउन करते रहिए। जब तक आप लोग नोट नहीं करेंगे, आपका नोट तैयार नहीं होगा, वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको नोट आप करते रहें, क्योंकि नोट करेंगे तो दोबारा रिवीजन हो जाएगा। और वीडियो को एक नए जो मैंने वीडियो बनाए हैं शुरू से, उसको एक टॉपिक बाय टॉपिक मैंने बनाया है, उसको आप देखते रहिए और नोट करते रहिए। तो देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करता हूँ। भारत में संवैधानिक विकास। भारत में संविधान का विकास वर्तमान स्वरूप में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से संविधान सभा की स्थापना तक अनेक चरणों में हुआ, जिनमें प्रमुख हैं 1934 में प्रखर साम्यवादी चिंतक मानवेंद्र नाथ राय ने प्रथम बार भारत के संविधान निर्माण के लिए अलग से एक संविधान सभा बनाने का विचार प्रस्तुत किया। सन 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राय के विचार का समर्थन करते हुए ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा गठित करने की मांग की। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने का सुझाव दिया। नंबर 4, 1940 में अंग्रेजों द्वारा प्रस्तुत अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग ब्रिटिश सरकार ने सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली। पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है 1942 सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो उसने भारत की संविधान सभा का प्रारूप भारतीय नेताओं के विचारार्थ प्रस्तुत किया। पॉइंट नंबर 6 1946 कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा की संरचना तैयार की गई। फलस्वरूप सुनिश्चित किया गया कि संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन की विधि पर आधारित होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों, बस आप लोग फटाफट पेन उठाइए, लिखते चले जाइए। पॉइंट नंबर 2 जनता द्वारा प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुने गए सदस्य संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। पॉइंट नंबर 3 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों की बैठक दिल्ली में हुई। पॉइंट नंबर 4 फ्रांस की विभिन्न परंपरा के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी नोट्स में नहीं मिलेगा, दिल्ली तक की कोचिंगों में ये पॉइंट नहीं मिलेगा, नोट कर लीजिएगा। फ्रांस की विभिन्न परंपरा के अनुसार भारत में सर्वाधिक वृद्ध सदस्य को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो संविधान सभा के अध्यक्ष नामित हुए। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं श्री GV मुखर्जी संविधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुने गए। BN राव को संविधान सभा का विधिक सलाहकार नियुक्त किया गया। पॉइंट नंबर 4 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1945 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है प्री के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, UPSC PSC वनडे ऑल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो जो देख रहे हैं फटाफट पेन उठाइए, कापी उठाइए, फटाफट नोट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। जितने लोग वीडियो देखते हैं, सीन करते हैं, उनको अंगूठा दबाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ जितने लोग सीन करें वो लाइक ज़रूर करें। तो आगे चलते हैं। भारत का संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा तथा अंतरिम संसद के रूप में परिणित हो गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर नियुक्त हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर नियुक्त हुए, जबकि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस प्रकार जब यह संसद के रूप में विधि निर्माण का कार्य करती थी तो मावलंकर उसके अध्यक्ष होते थे, और जब संविधान निर्माण का कार्य करती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती थी। इस अंतरिम संसद द्वारा 4 महत्वपूर्ण कार्य किए गए। नंबर 1 1949 में राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ की सदस्यता का भारत के लिए अनुमोदन किया गया। नंबर 2 22 जुलाई 1945 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे या आंसर लगा रहे होंगे तो आप उठिएगा देखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। तीसरा पॉइंट 24 जनवरी
1950 को भारत का राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया। इसी तिथि को संविधान सभा का अध्यक्ष होने के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। इस प्रकार 1952 में राष्ट्रपति के प्रथम चुनाव तक वह निर्विरोध लगभग 2 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते रहे तथा 1952 में देश के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति एवं 1957 में पुनः दूसरे कार्यकाल के लिए दोबारा नियुक्त हुए। इस प्रकार वे 12 वर्ष तक देश के राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू में 2 साल के लिए, दोबारा चुनाव हुआ, फिर 5 साल के लिए, फिर चुनाव हुआ, फिर 5 साल के लिए, तो 5 5 10 2 12 साल राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत की संविधान सभा द्वारा संविधान के लिए कुल 11 सत्रों का आयोजन किया गया एवं संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे तथा ये 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन करने के पश्चात बनाया गया तथा 114 दिनों तक संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा में चर्चा हुई एवं तत्कालीन मुद्रा मूल्य रुपये 64 लाख का व्यय संविधान निर्माण में हुआ। अंततः 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित हुआ, जो कि 26 जनवरी 1950 को अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित हो गया एवं देश का संविधान लागू कर दिया गया। संविधान निर्माण में संविधान द्वारा कुल 22 कमेटियों का गठन किया गया, जिनमें से 10 प्रक्रियात्मक एवं 12 विषयात्मक थे। 10 प्रक्रियात्मक थे, कल भी इस पर चर्चा हुई थी, और 12 प्रक्रियात्मक थे। मित्रों, जितने भी पॉइंट आप लोगों को लिखाए जा रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अब आप लोग थोड़ा सा प्रक्रियात्मक कमेटी के बारे में जान जाइए और विषयात्मक कमेटी के बारे में जान जाइए। प्रक्रियात्मक कमेटी में स्टीयरिंग कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष के मुंशी थे। दूसरी कमेटी थी नीति नियम व प्रक्रिया कमेटी, जिसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब आइए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं बता रहा हूँ, नोट करते रहिए। विषयात्मक कमेटी में प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। राज्यों से वार्ता समिति के अध्यक्ष, जिसको संचालन समिति बोलते हैं, उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ कमेटी, जिसको झंडा समिति के नाम से जानते हैं, उसको जेबी कृपलानी साहब थे। 7वां नंबर संविधान प्रारूप अध्ययन करने हेतु विशेष कमेटी, ये आह्लाद कृष्ण अय्यर स्वामी जी थे। नंबर 8 चीफ कमिश्नर प्रांतों पर गठित कमेटी। नंबर 9 भाषाई प्रांतों पर गठित कमेटी। नंबर 10 वित्तीय मामलों पर विशेषज्ञ कमेटी। नंबर 11 संघ सरकार की शक्तियों पर कमेटी। नंबर 12 सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ कमेटी। तो मित्रों, इस वीडियो से आपको ये सीखने को मिला कि जितने भी क्वेश्चन संवैधानिक विकास से संबंधित थे या संविधान से रिलेटेड थे, वो मैं आपसे डिस्कस कर लिया हूँ। और आप लोग कतई ये मत समझिएगा कि इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा भी पूछा जाएगा, तो उसका सेशन मैं क्वेश्चन आंसर में लेके आऊँगा, एनालिसिस करूँगा। जितना मैंने पढ़ा है उसको एनालिसिस करूँगा। एनालिसिस करने के बाद एक पार्ट बाय पार्ट मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। टॉपिक बाय टॉपिक 1773 से लेके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक, और उसके बाद 1947 से जब संविधान बनना शुरू हुआ है उसके बाद तक का सेशन जो होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं इतिहास पढ़ाने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि ये टॉपिक आज यहाँ समाप्त हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना से, प्रस्तावना के बाद संघराज्य क्षेत्र से, संघराज्य क्षेत्र के बाद नागरिकता से, उसके बाद मूल अधिकार से। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और कल आप लोग इतिहास के वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे और मैं ये आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि जिस तरह मैं मेहनत कर रहा हूं, जिस तरह मैं चीज़ों को एनालिसिस कर रहा हूं, जिस तरह मैं दूर दराज किताबों से, नोट से, खुद के बनाए हुए तथ्यों से जो रूबरू करा रहा हूं आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए। क्योंकि मैंने आपको उस दिन बताया था, ताली में अगर ऐसे करके बैठा रहूँगा तो एक हाथ से ताली कभी ज़िंदगी बजने वाली नहीं है। मैं ऐसे ज़िंदगी भर बैठा रहूँगा, ऐसे करके एक दिन मैं सूख जाऊँगा बिना खाना खाए, ताली लेकिन तब भी बजने वाली नहीं है। ये ताली तभी बजेगी जब इस हाथ को मैं इस हाथ पे ऐसे करूँगा। तो मैं तो अपना 100% देने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। इनफैक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, जब मैं लखनऊ जाता हूँ तब भी मैं आप लोगों से ये बता के जाता हूँ कि मित्रों आज मैं लखनऊ जा रहा हूँ। लखनऊ जाके वीडियो पर्सनल शूट करता हूँ क्योंकि आप लोगों का समय ख़राब ना हो।
अभी कल मुझे सुबह लखनऊ जाना है, कल सुबह मुझे लखनऊ जाना है। जब आप लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त मैं UPCA के मीटिंग में बिजी रह रहा हूँगा। उत्तर प्रदेश कोचिंग एसोसिएशन का मेंबर चुन लिया गया है मुझे फैज़ाबाद ज़िले की तरफ से, आप लोगों के आशीर्वाद और अपेक्षा से। तो फैज़ाबाद का प्रतिनिधित्व करने के लिए UPCA की मीटिंग में हो सकता है कि कल मैं डॉक्टर राजेश शुक्ला जी से मेरी मुलाकात हो। और काफ़ी अच्छा लगता है कि जब परिवार का कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, और बड़ा अच्छा लगता है कि आपस में रूबरू होता है। संस्थान ऑफलाइन चल रही है, ऑफलाइन नहीं चल पा रही, ऑनलाइन चल रही है। तो संस्थान कब से ऑनलाइन चलेगी, क्योंकि सारी दुकानें ओपन हो चुकी हैं, सारे लॉकडाउन हटा लिए गए हैं, सिर्फ कोचिंग संस्थान और विद्यालय पर अभी भी लॉकडाउन का शिकंजा कसा हुआ है। तो इसी बारे में बात होगी। और कुछ NCERT बच्चों ने ऑर्डर किए हैं, लगभग मैं देख के बताता हूँ आपको, लगभग 45-46 बच्चों की NCERT लानी है। तो आप लोगों को भी NCERT की अगर आवश्यकता है तो प्लीज़ मुझे कल का वीडियो देखने के बाद तत्काल प्रभाव में मेरे WhatsApp पे मैसेज कर दीजिएगा, या 8299033374 पर मैं कॉल कर लीजिएगा। लेकिन अगर मैं कॉल कट कर दे रहा हूँ तो दोबारा प्लीज़ कॉल मत करिए, क्योंकि मैं बिजी रहूँगा तो कॉल कट कर दूँगा। लेकिन अगर आप मैसेज कर रहे हैं कि सर मुझे NCERT चाहिए, पुरानी NCERT का बंडल मैं लेके चला आऊँगा, और संस्थान से आप लोग उस बंडल को दीपक गुप्ता जी से प्राप्त कर लीजिएगा, क्योंकि पढ़ाऊँगा मैं, हर चीज़ मैं ही नहीं कर सकता। दीपक गुप्ता जी संस्थान के मैनेजर हैं, और संस्थान का सारा कार्यभार, किताबें किसको देनी है, कहाँ से लानी है, सारा कार्यभार दीपक जी के अंडर में। मेरा काम है पढ़ाना, आप लोगों तक अच्छी चीज़ों को पहुंचाना, और मेरा प्रमुख लक्ष्य है कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। मित्रों, मुझे पैसे का, धन का लालच नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है किसी संस्थान से, फैज़ाबाद की संस्थान से किसी में कोई ईर्ष्या नहीं है। सारे संस्थान अपने आप में अच्छा ही कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कोई भी संस्थान किसी का सिलेक्शन नहीं करवाती है, आदमी खुद से सेलेक्ट होता है। ज़रूरत पड़ती सिर्फ गाइडेंस की, जो मैं आप लोगों को हर दिन कर रहा हूँ। और इसी शब्दों के साथ आज का मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।